यूएस और कनाडा का बॉर्डर अगर मैप पर देखा जाए तो काफी सीधा सा लगता है, लेकिन असल में यह बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सी देशों ने अपने बॉर्डर्स पर ऊंची दीवारें और सख्त सिक्योरिटी रखी हुई है, मगर इस हिस्से के बॉर्डर पर सिर्फ 20 फुट चौड़ा एक जंगल से साफ किया गया कॉरिडोर है, जो 1349 मील तक फैला हुआ है और इसे द स्लैश के नाम से जाना जाता है। जबकि कनाडा और यूएस को दोस्ताना पड़ोसी माना जाता है, दोनों मुल्क यह सुनिश्चित करते हैं कि दूसरे को 1 इंच भी ज्यादा टेरिटरी न मिले। अगर आप मैप को गौर से देखें तो यह बॉर्डर सीधी लाइन की बजाय बहुत सी इरेगुलरिटीज रखता है। ये देखने में गलतियां लगती हैं और यकीन मानिए इनमें से कुछ वाकई गलतियां हैं। लोगों ने मैप बनाते वक्त बहुत बड़ी गलतियां की थी, जिनकी बुनियाद पर यह बॉर्डर तय हुआ था और इसका नतीजा 200 साल से चलने वाले कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में सामने आता है। आज भी ऐसी जगहें हैं जहां अमेरिकन घरों के ड्राइववेज कनाडा में हैं, अमेरिकन बच्चों का सबसे करीबी स्कूल कनाडा में है और एक लाइब्रेरी जो अमेरिका और कनाडा दोनों में शामिल है। इन अजीबो-गरीब वाकयात के पीछे एक कहानी छुपी है जो शायद पूरी दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग बॉर्डर स्टोरी है। इस परफेक्ट लाइन को हमेशा बरकरार रखने के लिए हर यूएस टैक्स पेयर औसतन 50 सेंट्स हर साल इंटरनेशनल बाउंड्री कमीशन को देता है, जो हर 6 साल बाद इसे मेंटेन करती है। यहाँ कोई मिलिट्री मौजूद नहीं होती क्योंकि यह मिलिट्री थ्रेट का बॉर्डर ही नहीं। दोनों मुल्कों के इतने मजबूत इकोनॉमिक, कल्चरल और मिलिट्री टाइज हैं कि उनके दरमियान जंग का तसव्वुर ही नामुमकिन लगता है। अगर कोई दुश्मन इन्वेडर यूएस पर कनाडा के बॉर्डर से अटैक करने की कोशिश भी करे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कनाडा नेटो का मेंबर है। मतलब कि अगर कोई दुश्मन कैनेडियन जमीन पर कदम रखेगा तो यूएस वैसे ही जंग में शामिल हो जाएगा। और फिर इस बॉर्डर की लंबी टेरेन भी बहुत दुश्वार है, जो पहाड़ों और पहाड़ी इलाकों से गुजरती है। यही वजह है कि इसे मेंटेन करना दुनिया के सबसे मुश्किल बॉर्डर्स में से एक माना जाता है, जबकि असल में यहाँ इंसान कम और भालू, बेयर्स ज्यादा दिखाई देते हैं। मगर सवाल ये है कि दोनों साइड्स ने आखिर इतनी एक्सट्रीम कोशिश करके बॉर्डर बनाने की जरूरत क्यों महसूस की। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि एक वक्त था जब यह सारी जमीन ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थी। टोरंटो से न्यूयॉर्क तक सफर करना उस वक्त एक ही मुल्क के अंदर सफर करना माना जाता था, लेकिन 1776 में 13 कॉलोनीज ने अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करके ब्रिटिश को निकाल दिया और एक नया आजाद मुल्क बनाया। इसका मतलब था कि नए यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश अमेरिका, जिसे उस वक्त कनाडा कहा जाता था, के दरमियान बॉर्डर्स खींचना जरूरी हो गया। सोचिए, कल तक जिस पड़ोसी के साथ जंग लड़ रहे थे, अब उसके बिल्कुल पास रहना पड़ा। रेवोल्यूशन के बाद भी ब्रिटिश और अमेरिकन की 1812 की जंग हुई और आखिर में न कोई टेरिटरी हाथ आई न गई, मगर ब्रिटिश ने व्हाइट हाउस को आग लगाने में कामयाबी हासिल की। वक्त के साथ ब्रिटिश और अमेरिकन ने बॉर्डर को और ज्यादा स्ट्रिक्ट लाइंस के साथ रिफाइन करना शुरू कर दिया। 1783 के ट्रीटी ऑफ पेरिस के दौरान यूएसए और ब्रिटेन का बॉर्डर लेक ऑफ द वुड्स से गुजरना था। दोनों कंट्रीज ने जॉन मिचेल के मैप्स पर भरोसा किया, जो एक बॉटनिस्ट और फिजिशियन था, लेकिन कार्टोग्राफर नहीं। मिचेल के मैप पर लेक ऑफ द वुड्स को एक ओवल शेप्ड लेक दिखाया गया था, जबकि असल में यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इस गलती की वजह से जब डिसाइड करना था कि कौन सा हिस्सा मिनेसोटा यूएस में आएगा और कौन सा मैनिटोबा कनाडा में, तो एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हुई। रिजल्ट यह हुआ कि मिनेसोटा का एक हिस्सा, जो नॉर्थ वेस्ट एंगल या द एंगल के नाम से मशहूर है, कनाडा का हिस्सा होने के बजाय अभी तक यूएस का हिस्सा है। और इस गलती की वजह से आज भी लोगों को अपने ही मुल्क के बाकी हिस्सों में जाने के लिए पहले एक दूसरे मुल्क कनाडा से गुजरना पड़ता है। सोचिए, अपने मुल्क के अंदर ट्रैवल करना है, मगर पहले एक और कंट्री क्रॉस करनी पड़ती है। लोकल लोगों के लिए ये काफी इनकन्वीनियंस है। वहाँ रहने वाले लोग आम तौर पर सिर्फ हफ्ते में एक दफा ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उन्हें कैनेडियन अथॉरिटीज को नोटिफाई करना पड़ता है। I'm at Jim's Corner and I'm heading into the world border. यहाँ एक एलिमेंट्री स्कूल तो है, लेकिन हाई स्कूल नहीं, इसलिए टीनेजर्स को हर रोज बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है और घंटों ड्राइव करके अपने सबसे करीबी अमेरिकन स्कूल पहुंचना पड़ता है। और सिर्फ क्लास में रोल कॉल ही नहीं होता, बल्कि बस ड्राइवर को भी कस्टम्स ऑफिसर्स को तमाम बच्चों के नाम देने पड़ते हैं जब वे बॉर्डर से गुजरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यूएस ये एरिया कनाडा को क्यों नहीं दे देता। पहली नजर में ये एक क्रेजी आइडिया लगता है कि यूएस
यूएस इतनी छोटी सी जगह को इतना होल्ड करके रखे। मगर असल बात यह है कि यह लेक साइड टाउन में फिश बहुत ज्यादा और इजीली अवेलेबल है, जो इसे एक वैल्यूएबल जमीन बनाती है। इसी वजह से लगभग 60 फैमिलीज यहाँ साल भर रहती हैं और यह फिशिंग विलेज उनका घर है। 1998 में द एंगल के फिशरमैन ने कैनेडियन साइड से वॉल-आई फिश पकड़ा, लेकिन कैनेडियन लॉज के मुताबिक सिर्फ कैनेडियन फिशरमैन ही कनाडा में फिश पकड़ सकते थे। ये फिशरमैन असल में यूएस के थे, इसलिए मसला बहुत बिगड़ गया। हालात इतने खराब हो गए कि लोकल्स ने धमकी दी कि वे अपने आप को कनाडा का हिस्सा डिक्लेयर कर देंगे। आप सोच सकते हैं कि यह एंगल कनाडा का पार्ट बनना ज्यादा लॉजिकल होता, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने कनाडा को मजबूर किया कि वह अपने लॉज बदले ताकि अमेरिकन फिशरीज भी वॉल-आई फिश पकड़ सके। यूएस गवर्नमेंट इस एंगल को अपने पास रखना चाहती थी। सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर यह एरिया कनाडा को दे देते तो बाकी इलाके भी इसी तरह डिमांड करते कि वे कनाडा का हिस्सा बन जाए। इसी लाइन पर एक अजीब और गरीब जगह है, हस्कल फ्री लाइब्रेरी और ओपेरा हाउस। ये एक ही बिल्डिंग है जो कनाडा यूएस बॉर्डर पर बनी हुई है। स्टैनस्टेड, क्यूबेक, कनाडा और डर्बी लाइन, वर्मोंट, यूएस के दरमियान यह बिल्डिंग इस तरह बनी है कि इसका थिएटर हिस्सा यूएस में है और लाइब्रेरी हिस्सा कनाडा में। एक ही बिल्डिंग का कैनेडियन और अमेरिकन दोनों एड्रेस है, मगर यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ एक दरवाजा अमेरिकन साइड पर है। अगर फायर ब्रेकआउट हो जाए तो इमरजेंसी एग्जिट कैनेडियन साइड से यूज करना पड़ता है। ये चीज देखने वालों के लिए तो इंटरेस्टिंग है, मगर लोकल्स के लिए अपनी प्रॉब्लम्स भी रखती है। इसी वजह से एक अर्बन मिथ मशहूर हो गया कि जो लोग उस वक्त मैप ड्रॉ कर रहे थे वे इंटॉक्सिकेटेड थे। इन अजीब बॉर्डर्स ने लोकल्स के लिए छोटी मोटी परेशानियां तो पैदा की, मगर एक ऐसी गलती भी है जो इनकन्वीनियंस के बजाय उस एरिया के लोगों के लिए एक फायदा बन गई। कैनेडियन नेबर्स ने इस यूनिक लोकेशन का पूरा फायदा उठाया है, साथ ही साथ इसके सीनिक वाटरवेज की खूबसूरती भी। एक प्रैक्टिकल वजह जहां कैनेडियंस बॉर्डर क्रॉस करते हैं वह अपनी कार्स में फ्यूल भरवाना है। कनाडा में पेट्रोलियम पर यूएस के मुकाबले में ज्यादा टैक्स है, इसलिए नियर बाय कैनेडियंस यहां आकर अपनी कार्स फिल करवाते हैं। कैनेडियंस ने पॉइंट रॉबर्ट्स में पोस्ट बॉक्सेस भी सेट किए हैं, जहां वे कनाडा में रहते हुए भी एक नियर बाय यूएस एड्रेस हासिल कर लेते हैं। इस तरह वे पार्सल्स डायरेक्टली वहां मंगवा लेते हैं, जो कनाडा के मुकाबले में काफी सस्ते होते हैं। गैस की तरह शिपिंग भी यूएस में सस्ती है और इससे उनको यूएस प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं बिना कस्टम्स फीस के। कुछ कैनेडियंस तो यहाँ तक सफर करते हैं सिर्फ मीडियम रेयर बर्गर खाने के लिए, जो कनाडा में स्ट्रिक्ट हेल्थ कोड की वजह से उपलब्ध नहीं है। लेकिन पॉइंट रॉबर्ट्स में स्कूल सिस्टम लिमिटेड है। यहाँ ग्रेड 4 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल ही नहीं है और बच्चों को 40 मिनट का कम्यूट करके ब्लेन वॉशिंगटन जाना पड़ता है। डेंटिस्ट और वेटरिनेरियन जैसी बेसिक चीजें भी यहाँ अवेलेबल नहीं। मगर असल हकीकत ये है कि ऐसी अजीब जगहें जैसे कैंपोबेलो आइलैंड और बाकी सारी एनोमलीज सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यूएस और कनाडा के दरमियान एक यूनिक दोस्ती मौजूद है। अक्सर बॉर्डर्स जंग का मैदान बन जाते हैं, मगर यह फैक्ट कि दोनों मुल्क ऐसे अजीब और गरीब बॉर्डर के बावजूद भी इतनी अच्छी रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं बहुत ही इम्प्रेसिव है।